सो गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हमारे साथ एक और रिकमेंडेड कैंडिडेट है, मिस्टर रोहित साट्टे। ये 3 बार रिकमेंड हो चुके हैं, 2 बार एनडीए और 1 बार टीईएस के लिए। सो लेट्स वेलकम हिम। तो भाई रोहित भाई, पहले तो ये बताओ कि कहाँ से हो, और आर्मी ब्रैट हो या सिविलियन हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और रिकमेंडेशन की स्टोरी बताओ। मेरा नाम रोहित राजाराम साठे है। मैं नासिक से हूँ और मैं सिविलियन हूँ। मेरे पापा फार्मर है और मैं करंटली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने जेएसपीएम कॉलेज लिया है पुणे के अंदर फॉर द ग्रेजुएशन इन बीटेक। एंड मैंने टोटल 6 अटेम्प्ट दिए। इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए 149 एंड आफ्टर दैट इन अनफॉर्चुनेटली इन दैट अटेम्प्ट आई गॉट मेडिकल आउट। उसके बाद मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, 2 टीएस और एक एनडीए। तीन क्या उन तीनों अटेम्प्ट में सक्सेसफुली कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंडिया 151 के लिए अपेयर किया। उसमें मैं रिकमेंड हो गया फॉर द आर्मी। एंड उसके बाद मैंने टीएस 50 के लिए अप्लाई किया और उसमें मैं रिकमेंड हुआ। तो 3 बार रिकमेंड हुए हो, पहले बार में मेडिकल आउट हो। एनडीए कौन सा था हाँ, कोर्स? इंडिया 149। 149। क्या प्रॉब्लम थी मेडिकल्स में? इस उसमें मेरे को ब्लड में एक टीआर मिला था, उसके ओके। कारण मेडिकल आउट रिजेक्शन मिला। सो अभी एनडीए कौन सा 150 में रिकमेंड हुए हो दोबारा? अभी इंडिया 151 में। 151 और टीएस 50। तो टीएस मेडिकल्स 50। हो गए कि? हाँ, अभी मेडिकल्स हो गए फिट फॉर बोथ आर्मी में। तो इस बार फिट है, मतलब कोई टीआर नहीं है? हाँ हाँ, इस बार फिट है। तो ये सही है भाई। अच्छा, तुमने रिटर्न एनडीए का 3 बार दिया है ना? हाँ, 3 बार दिया है रिटर्न। और तीनों बार निकला हुआ है? हाँ। तो स्कोर्स क्या कर रहे हैं तीनों में? फर्स्ट में मेरा स्कोर था 372 ओके। और सेकंड में मेरा स्कोर था 387 ओके। और अभी इस बार 367 एक्सपेक्टेड है। ओके, तो मतलब 400 से ऊपर गया नहीं है, बट हाँ, कट ऑफ को क्लियर हाँ, करके यू आर मेकिंग इट थ्रू, राइट? कट ऑफ क्लियर करी। तो Right. ऐसा है कि कई लोग ऐसे कोचिंग करते रह जाते हैं 2 साल 3 साल, बट एनडीए रिटर्न तक नहीं निकलता उनसे। तो कोई छोटी सी टिप्स देना चाहोगे मैथ्स जीएटी का, कैसे उसे टैकल करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है एनडीए से, ताकि हम कम से कम रिटर्न तो क्लियर कर सके? हाँ हाँ, एनडीए रिटर्न स्पेसिफिकली रिटर्न पार्ट के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। ओके। मैंने मैंने खुद से प्रैक्टिस करी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था और मैथ्स पे भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया था। और एनडीए के मतलब रिटर्न पार्ट में स्पेसिफिकली मैथ्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी थी। तो मैंने हर रोज बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करता था और एक कंसेप्ट पकड़ के उसके बेसिस पे 10-10 प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो ओके। उससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। अब मतलब जब भी क्वेश्चन देखते थे तो सीधा मतलब क्या स्टेच करनी है वो दिमाग के अंदर क्लिक हो जाता था। वहां से मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि क्वेश्चन देखते ही क्लिक होने लग गया कि मतलब क्या सोचने आगे कौन सी मेथड लगानी है। तो उसके कारण प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस से एक थिंग है जो हम उससे क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस की बात तो हो गई, चलो मॉक टेस्ट का बता दो। मॉक टेस्ट कई लोग निगलेक्ट करते हैं मॉक टेस्ट को लेके। कई लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिया था भाई, इसलिए मैं रिटर्न मैंने बहुत बार क्लियर किया है। तो मॉक टेस्ट का क्या सीन? हाँ, मॉक टेस्ट भी एक पूरा व्यू दे देता है रिटर्न के पार्ट के बारे में कि हम्म। मतलब रिटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब अब रिटर्न में देखा जाए ना तो स्पेसिफिकली उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, वो हमको मॉक से पता चल जाता है। जैसे कि उसके क्वेश्चन हो गए, मैट्रिसेस के क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो गए, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हो गए, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो हम्म। उसी टाइप्स की हम प्रैक्टिस करके जाए तो हमारे वो मार्क्स कंफर्म रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। इतने हम्म। इतने मार्क्स तो हम कंफर्म है, इतना तो हम कर ही लेंगे। हम्म। और कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल हो गए, जैसे एपी के हो गए, जीपी के हो गए, वो हम्म। रिपीटेशन उनका बहुत ज्यादा होता है, तो वो मॉक से आता है। और मॉक से हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि टाइम बाउंड के साथ हम मॉक दें तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, एक स्ट्रेटेजी बिल्ड हो जाएगी। हम पेपर भी 2 लॉट में सॉल्व कर सकते हैं मॉक से कि हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जो आसान प्रॉब्लम है उनको पहले अटेम्प्ट करके फिर हम रिवर्ट बैक करके जो हार्ड प्रॉब्लम उनके ऊपर ध्यान दें। तो ये सब मॉक से ही जनरेट हो जाती है चीजें। अच्छा, और कोई बुक्स रेफर किया तुमने अपने? बुक्स के बारे में बताओगे एनडीए रिटर्न के लिए स्पेसिफिकली? मैंने एनसीईआरटी बुक से फॉलो किए थे। ओके। मैं साइड बाय साइड जेडब्ल्यू की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने जेडब्ल्यू की भी बुक्स कुछ रेफर किए थे, उससे मेरे मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे कि मैंने आईडी शर्मा भी रेफर किया था हम्म। और मैंने पाथ फाइंडर भी यूज किया था गैट की प्रैक्टिस के लिए। ओके, मतलब गैट के प्रैक्टिस के लिए तुमने मोस्टली पाथ फाइंडर का यूज़ किया है? हाँ, पाथ और फाइंडर के अंदर एकदम की पॉइंट्स के फॉर्म में उन्होंने गैट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके लिए हम्म। मैंने पाथ फाइंडर का यूज किया। और बाकी ऑनलाइन सोर्सेज यूट्यूब वगैरह है ना? हाँ, कोई यूट्यूब कोई वगैरह यूज यूट्यूब किया। चैनल किसी बारे में बात करना चाहोगे जिससे तुमने प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली हो तुम्हें?
मैंने अन अकेडमी के जो वन शॉट्स है ज्योग्राफी के, हम्म। हिस्ट्री के, वो देख के गया था। और ओके। कुछ करंट अफेयर के भी उनको रेगुलरली, जैसे कि वर्ल्ड अफेयर हो गया, रेगुलर बेसिस पे उनको फॉलो करता था। ओके उससे तो भी हेल्प हो गई। वर्ल्ड अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स के लिए वर्ल्ड अफेयर्स बहुत बढ़िया है, सफिशियंट है काफी। हाँ। तो हाँ, ये वो तो सफिशियंट है। और थोड़ा और लेवल बढ़ाने के लिए स्टडी आई के आईएएस को भी प्रेफर कर सकते हैं। चलो एनडीए रिटर्न की तो बात हो गई, अब एसएसबी पे बात करते हैं। तो फर्स्ट जब तुम फ्रेशर थे नए नए एनडीए में, तो तुम रिकमेंड हुए थे, मेडिकल आउट हो गए वो अलग बात है, बट फर्स्ट फ्रेशर में तुम रिकमेंड हुए थे। हाँ। तो उसकी स्टोरी बताओ थोड़ा, स्पेसिफिकली जीटीओ के बारे में ज्यादा पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि जीटीओ काफी ऐसे 2 दिन होता है ना, तो लगता है भाई एसएसबी मोस्टली जीटीओ ही है, क्योंकि मेजोरिटी देखो तो तीसरा और चौथा दिन जीटीओ का जाता है। तो पहले तो भाई स्मॉल में तुम साइक और इंटरव्यू का बता दो, फिर जीटीओ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और तो स्क्रीनिंग आफ्टर स्क्रीनिंग का ही क्लियरिंग। बताओ, अच्छा स्क्रीन आउट हुए हो तुम एक बार भी? ओके। नो नो। ओके, फिर तो सिक्स स्क्रीनिंग आई का तो हैव गिवन बनता है 6 बताना। सेशंस ऑल इन, आई गॉट ट्रेनिंग। हाँ। तो स्क्रीनिंग का सबसे पहले बात करते हैं, स्क्रीनिंग में ऐसा क्या है, कुछ टिप्स देना चाहोगे कैसे बच्चे स्क्रीन आउट ना हो पाए? स्क्रीनिंग में मैं एक स्ट्रेटेजी लेके जाता था कि मेरी स्टोरी जो है, मतलब पिक्चर से रिलेट हो पाए। और हम्म। हाई लेवल की स्टोरी बनाता था मैं हर बार। और पिक्चर हम्म। से रिलेटेबल स्टोरी बनाता था। और जो मेरे नैरेशन देते थे स्क्रीनिंग के अंदर, वो मैं फ्लुएंसी के साथ देता था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। ताकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस मेरे को जीडी के अंदर भी यूज हो जाता था। मतलब अब जब मैं स्क्रीनिंग के सबसे पहले जो टेक्निक रहती है कि हमें स्टोरी लिखनी है, वो मैं डिक्टो पिक्चर से रिलेट करके स्टोरी लिखता था। तो उसके कारण एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। फिर उसके बाद हम मैं नैरेशन एकदम फ्लुएंस के साथ देता था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बाकी बच्चे को, कोई कोई बच्चों को देखते लगता है कि वो बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी बनाते हैं, और उनकी फ्लुएंसी भी इतनी खास नहीं रहती इंग्लिश के अंदर। तो हम्म। मैं फ्लुएंसी के साथ नरेशन देने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, तो वो जीडी के अंदर भी हेल्पफुल हो जाती है। मतलब हम अगर नरेशन अच्छे से देना, तो जीडी के अंदर भी पॉइंट सुनते हैं बच्चे हमारे। तो वो मेरी एक, मतलब हम फ्लुएंसी के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं नरेशन के लिए। अच्छा, तो मतलब पीपीडीटी में नरेशन मेन है अगर हम कह ले तो। हाँ, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी तो नरेशन अच्छी रहे ना, तो बाकी बच्चे भी हमारे पॉइंट सुनते हैं जीडी के अंदर। चलो नरेशन की बात तो हो गई, ओआर की बात करते हैं यार, ओआर को बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई को बहुत आसान है, क्या ही प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में। तो ओआर कितना हाँ, सिग्निफिकेंट ओ रखता है आर ट्रेनिंग में? ओ आर भी एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन पीपीडीटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। लेकिन अगर स्किलिंग होने के बाद हम्म। कॉन्फ्रेंस के टाइम पे अगर कोई, उनको थोड़ा बहुत डाउट है हमारे के अंदर, लेकिन अगर हमारा ओ आर वन है, ओ आर हम्म। सबसे बढ़िया है, तो वो एक रिकमेंडेशन में बहुत हेल्पफुल हो जाता है ओ आर। वो स्क्रीनिंग के टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। अगर स्क्रीनिंग में भी उनको डाउट लगता है पीपीडीटी के हिसाब से और ओ आर के हिसाब से, फिर भी उनको डाउट है कि इस हम्म। कैंडिडेट को स्क्रीनिंग करना है, हम्म। तो ओ आर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर जिसका ओ आर अच्छा है, इसको स्क्रीनिंग कर देते हैं। तो ओ आर भी एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत कुछ अच्छा खासा मैटर करता है स्क्रीनिंग प्रोसेस में, तो उसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, अगर जिनको ना पता उनको बता दूं मैं कि ओआईआर का ऐसे 5 स्टेजेस होते हैं, मतलब रेटिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कई लोग बोलते हैं कि अगर एनडीए रिटर्न एंट्रीज के लिए अगर तुम जाओ तो रेटिंग 1 2 3 अगर तुम्हारा है तो यू आर इन सेफ जोन, ऐसा होता है, सुना है मैंने कई बार। हाँ हाँ। तो हाँ, वो मतलब हम्म। वो दोनों कंबाइंड प्रोसेस होते हैं। मतलब ओआर भी मैटर करता है, और उसके हिसाब से पिपलेट भी मैटर करता है। वो दोनों के हम्म। कंबाइंड बेसिस पे स्किनिंग का सिलेक्शन होता है। अगर जिसका ओआर 4 या 5 है, वो भी हम्म। मतलब स्किनिंग हो जाता है, अगर उसकी पिपलिटी के अंदर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मतलब अगर किसी फोर का या ओआर फाइव है तो 1 है। भाई पीपीडीटी में तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी स्क्रीनिंग हो रहे हो तुम, ऐसा है? हाँ, पिपलिटी में तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, फिर तुम हम्म। स्किनिंग हो जाओगे। ओके, तो ये तो स्क्रीनिंग की बात हो गई यार, अब साइक की बात करते हैं। 12 पिक्चर होते हैं, 60 वर्ड्स होते हैं, 60 एसआरटी होती है, 1 एसडी होती है, मतलब काफी मंडेन प्रोसेस अगर मैं बोलूँ तो इसको कैसे टैकल करना है? हाँ हाँ। और वो भी फ्रेशर में तुम रिकमेंड हुए हो, तो उसका बारे में बताओ थोड़ा। पीपीडीटी में जो पहले साइड टेस्ट में जो हमारा पहला टास्क है, जो टैग, उसके अंदर में हम मेरी सारी की सारी स्टोरी पीआईपी से रिलेट करने की कोशिश करता था। हम्म। जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो ओके। भी मैंने पास्ट एक्टिविटीज की है, उससे मैं वो स्टोरीज को रिलेट करता था और मैं लिखता था। तो वो मेरी बहुत अच्छे, मतलब पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट हो जाता था मेरे लिए, ताकि हम्म। मेरी जो जो क्वालिटीज है वो मेरे पीआईपी के साथ रिलेट हो जाती थी टाइप के अंदर। तो असेसर भी एक कंफर्मेटरी के तौर पे वो कंफर्म हो जाता था। और कैट के मेरे स्ट्रेटेगी थी कि पिक्चर के साथ तुम लो लेवल थिंकिंग के बजाय तुम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल थिंकिंग सोचो। ओके। कुछ हट के सोचो कि तुम्हारी स्टोरी बाकी उनसे अलग हो जाए, और तुम ओके। अलग बनो। मैं ये कोशिश करता था। और उसके बेसिस पे मतलब मेरी स्टोरी अच्छी बनती थी, और उसके बेसिस पे मेरा स्ट्राइक बहुत बढ़िया हो। और बाकी वैट वगैरह तो उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो वो बढ़िया ही हो जाता है। साइक की बात कर ही रहे हैं तो एक बता दो मुझे कि कोचिंग ली थी एसएसबी के लिए पहले अटेम्प्ट से पहले? हाँ।
सबसे पहले मैंने टेलीग्राम वगैरह ग्रुप ज्वाइन किए थे, उसके हम्म। बेसिस पे मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, जैसे आपका हो गया, हम्म। अ, एक वो हो गई श्योरशॉट एकेडमी हो गई बैंगलोर की। ओके। तो मैंने बच्चों से ये पूछा कि कैसे कैसे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मेरे को हम्म। मोस्टली बच्चों ने सजेस्ट किया कि एफा ज्वाइन करना। तो मैंने ओके। एफा ज्वाइन किया जुलाई 2022 में। तो वहाँ से पूरा एक व्यू मिल गया कि एसएसबी के क्या होता है, एसएसबी में कौन से टास्क होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करना है उसके अंदर। और उसके अंदर रिपीटर के साथ भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अफा के अंदर मेरे साथ फ्रेशर्स के साथ साथ रिपीटर्स भी बच्चे थे, तो उससे हम्म। एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो गई रिपीटर्स के साथ प्रैक्टिस। उनके भी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा कुछ। तो अफा के अंदर उन्होंने साइक का पूरा जो जो मैं स्टोरीज लिखा था उसके बारे में मेरे को बताया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ कुछ हम्म। और अच्छा कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ मेरे को मतलब और बढ़िया करने की जरूरत। हम्म। तो एक ब्रॉडर व्यू मिल गया, फिर उसके बेसिस पे मैंने घर आके पूरा प्रैक्टिस की। दोस्तों के साथ गूगल मीट ज्वाइन करके हम साइक की प्रैक्टिस भी करते गए। तो ओके। वहां से प्रैक्टिस की हो गई और एक साइक बहुत बढ़िया हो गए थे। ठीक है, तो मतलब अगर हम बोले तो एक और एफपा का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे जो चैनल पे आए तीन बंदे आए, तीनों के तीनों ने एफपा से कोचिंग ली है, और आप भी हो जिसमें से एक और, मतलब चार बंदे, चारों का एफपा का ही है। तो यार ऐसा मतलब कोई ऐसा ऐसा कोई सीक्रेट है एफपा में? ऐसा क्या है कि बंदे वहां जाते हैं तो रिकमेंड हो ही जाते हैं? ऐसा क्या है एफपा में? आफ्टा में सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट तो मेरे को ये लगा कि वहाँ पे फ्रेशर के साथ साथ रिपीटर भी आते हैं, तो ग्रुप के अंदर रिपीटर भी रहते हैं, तो उनके साथ compete कर पाते हैं हम। हम्म। और वो उनका मतलब लास्ट का एक्सपीरियंस रहता है। रिपीटर्स तो हमने देखे ही है, वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, फ्रेशर हम्म। को कुछ आइडिया नहीं रहता, तो वो उनसे सीख सकते हैं और रिपीटर के साथ compete करके अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं रिपीटर जैसे। ओके। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट है। और अफवा के अंदर एक और पॉजिटिव फीडबैक जो है अफवा का, हम्म। कि वो अपने को पूरा मोस्ट मतलब जो भी हमारा रिपोर्ट है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं, वो पूरा एक फीडबैक मिल जाता है। फिर ओके। हम घर आके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और हमारी जो कमी है उसको उसके ऊपर वर्क करके ओवरकम कर सकते हैं उनसे। ओके, मतलब ओवरऑल अच्छी कोचिंग है बोल सकते हैं, क्योंकि काफी बंदे रिकमेंड होते हैं वहां से। तो और साइक की तो जीटीओ बात का हो भी गया। वहाँ पे हम्म। ब्रॉडर व्यू मिल जाता है। ओके, तो साइक की बात अल्फा हो के गई। अंदर जीटीओ का भी ग्राउंड वगैरह बढ़िया है। ओके, तो जीटीओ के लिए ग्राउंड अच्छा है, वहाँ पे नटराजन सर भी हैं शायद से, वो भी अच्छा करते हैं गाइड। हाँ, जीटीओ के भी अच्छी गाइडेंस मिल जाता है, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है दोस्तों के साथ। चलो यार, साइक की तो बात हो गई, अब पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू में कुछ ऐसा कोई सीक्रेट देना चाहोगे जो बंदे, मतलब ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा भाई, ऐसा क्या है, और जाते ही हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो कोई ऐसा एक सीक्रेट बताओगे पर्सनल इंटरव्यू को एस करने का? मेरे ख्याल से पर्सनल इंटरव्यू में हम कॉन्फिडेंट रहे ना, वो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव साइन हो जाता है। हम्म। कॉन्फिडेंस के साथ ही पर्सनैलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो भी बोले, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो इंटरव्यू को मतलब लगता है कि ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, इसके बारे में ये सब सही सही है। तो और हमारे बारे में तो अपने को सब पता है, हम जो पीआईक्यू में लिखते हैं उसी के बेसिस पे पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम हमारे पीआईक्यू के ऊपर एक ओवरऑल आइडिया लेके जाए कि हम इसे क्या क्या पूछ सकते हैं, हम खुद से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू। तो हम उसको लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको किस टाइप से आंसर देना है। तो उस प्रैक्टिस करके हम अगर कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने हम आंसर कर पाए, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू भी आसान होगा। अच्छा। अच्छा, फिर से एक बार और कोचिंग पे फिर से आते हैं, तो क्या होता है कोचिंग में, कई लोग बोलते हैं कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। तुम में ओएलक्यूज होंगे तो तुम रिकमेंड हो जाओगे, नहीं होंगे तो नहीं हो पाओगे। तो कोचिंग ऐसा क्या है जो कि एक बंदे में वो ओएलक्यूज जो है वो उसे निखार देता है, या फिर तुम्हें कैसे करना होगा, मतलब कोचिंग इज इट रियली इंपॉर्टेंट? मेरे ख्याल से कोचिंग जाने से हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ और अच्छा कर सकते हैं। हम खुद से प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलती हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। लेकिन हम कोचिंग के अंदर बाकी और कैंडिडेट्स के साथ में मिलते हैं, उनसे हम देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनसे भी हम सीख सकते हैं। हमने जो ये कमियां है हम उनसे सीख सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। और कोचिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं बाकी बंदे के साथ, मतलब हम उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि इसलिए के अंदर हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कोचिंग में। तो मेरे ख्याल से इसलिए कोचिंग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोचिंग पूरा पर्सनैलिटी चेंज कर देगा, ऐसे कुछ नहीं। कोचिंग जाके बस हम कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और हमारी कमियों के ऊपर वर्क कर करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके। कुछ कोचिंग की बात हो गई, इंटरव्यू की बात हो गई, अब आते हैं जीटीओ पे। तो जीटीओ से मैं पूछना चाहूंगा तुमसे तीनों अटेम्प्ट का बताना। सबसे पहले एनडीए 150, राइट? इंडिया 149। 149, 150 और टीएस 50।
एनडीए 149, एनडीए हाँ। 151 एंड ओके। टीएस 50। ओके, सो एनडी 149, 151 और 50। तो तीनों की बात करते हैं हम। तीनों में जीटीओ का मुझे बताओ कि ऐसा क्या तुमने किया तीनों में ही। फर्स्ट से बताएंगे। और ऐसा क्या तुमने किया कि तुमने जीटीओ को इतनी आसानी से क्रॉस कर लिया, क्योंकि 2 दिन का वो चीज़ है एसएसबी में। तो मेजोरिटी डेज हाँ, वही लेता है। तो ऐसा क्या करे जीटीओ को एस करने के लिए। जीटीओ के अंदर मेरी एक ही स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। हम्म। जीडी के अंदर भी मैं दूसरों को पॉइंट्स को अप्रिशिएट करके मेरा पॉइंट रखता था। जैसे कि उनका पॉइंट को किसी का मेरे को पॉइंट अच्छा लगा तो मैं मेरी बोल्ड आवाज के अंदर वो पॉइंट रिपीट करके उसको अंदर और उसको मॉडिफाई करके मेरा पॉइंट दो दो तीन लाइन जोड़ के मेरा पॉइंट बताता। तो इसके ओके। कारण मतलब बाकी बंदे भी हमसे हम जब बोले तो उसके उसके हम जब बोलते तब बाकी बंदे भी सुनते। तो हम्म। वो एक कॉपरेशन नेचर दिखा है हम तो और बंदे भी कॉपरेशन नेचर दिखाते हैं और हम परफॉर्म कर पाते हैं। हम्म। जीपी के अंदर वही है। हमें हम्म। कॉमन कंसेंसस पे आना होता है। तो हम्म। उसके हम जब दूसरों को पॉइंट्स को सुन के और अपना भी पॉइंट दे तो एक कॉमन कंसेंसस आ रहा हो जाता है। तो मैं ये स्टडी कर रहा था कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ और दूसरों को भी कॉपरेशन दिखा के उनको भी पॉइंट सुनूं। अच्छा, और एक पीजीडी और के यहाँ पे अंदर भी मुझे हम। एक डाउट होगा कि जीडी और जीपी की तुमने बात की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाँ, जीडी के लिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, जीडी और लेक्चरेट के लिए स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स का क्या सिग्निफिकेंस जीडी के अंदर हमें तो जो हमारे थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने होते हैं उसके लिए हमें नॉलेज की जरूरत है। और है। नॉलेज जो है करंट अफेयर से आता है। जीडी हम्म। के अंदर जो एक टॉपिक रहता है वो करंट अफेयर के बेसिस पे रहता है। तो उसके ओके। लिए हमें करंट अफेयर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म। करंट अफेयर के बेसिस पे हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि करंटली ये हो रहा है इस कंट्री में ये हो रहा है इस हम्म। कॉन्टिनेंट में हो रहा है हम उसको हम्म। ऐड करके हमारा और नॉलेज बढ़ा सकते हैं और हमें जीडी के लिए पॉइंट्स और बन जाते हैं। और अगर वो एक्सप्रेस कर पाए तो जीटीओ का जीटीओ हमारे बारे में एक अलग व्यू लेके चलता है कि ये बंदा करंट अफेयर को फॉलो करता है इसको ये नॉलेज है। तो हम्म। एक अलग एक अच्छा पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। ओके। लेक्चरेट का, क्योंकि लेक्चरेट में मैंने देखा 4 टॉपिक्स आते हैं। 2 तो मोस्टली करंट अफेयर्स ही होता है, जैसे यूएस चाइना हो गया अपना। हाँ, फिर उसके बाद एक और कोई करंट अफेयर्स जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अभी चल रहा है। तो हो सकता है वो आ जाए। फिर जो 2 टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, जैसे माई फैमिली हो गया, माई डॉग, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ। लेक्चरेट की बात करें तो टॉपिक के बारे में थोड़ा प्री आइडिया तो होना जरूरी है। हम्म। अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है फिर भी हम उसके ऊपर और ज्यादा करंट अफेयर के पॉइंट डाल के उसको मॉडिफाई करके हम 3 मिनट का लेक्चर बोल सकते हैं। हम्म। तो मैं यही करता था हर एक लेक्चर के टॉपिक के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा प्री आइडिया पढ़ के गया था। और उसके ओके। बेसिस पे मैंने करंट अफेयर भी फॉलो किया था। तो मैं कौन से भी लेक्चर का टॉपिक रहा तो उसके अंदर मैं उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक है उसको करंट अफेयर से रिलेट करके मेरे पॉइंट्स बताता था। तो उसके ओके। अंदर एक लेक्चर में मेरे को नॉलेज मतलब नॉलेज गैदर हो जाता था जो भी पॉइंट्स थे वो गैदर हो जाते थे लेक्चर में डिलीवर करने के लिए। हम्म। तो करंट अफेयर लेक्चर में भी हेल्प करता है और जीडी के अंदर भी हेल्प करता तो करंट अफेयर्स है। का कोई ऐसा यूट्यूब चैनल बताओगे या फिर कोई सोर्स जहाँ से तुमने पढ़ाई की थी, ताकि व्यूअर्स भी जान सके। करंट अफेयर के लिए मैंने स्टडी आई टू आई एस एंड वर्ल्ड अफेयर फॉलो किया था। उसके अलावा कोई बुक्स, मैगजीन, कुछ न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर एक टेलीग्राम चैनल्स मैंने ज्वाइन किए थे उसके अंदर पूरा न्यूज़पेपर एक पीडीएफ वगैरह आ जाती है उसके बेसिस पे भी मैं हेडलाइन हेडलाइन पढ़ के फिर उसके बेसिस पे मैं यूट्यूब के अंदर भी वीडियो देख लेता था तो एक ब्रॉडर व्यू मिल जाता था कि करंटली क्या हो रहा तो न्यूज़पेपर, ऐसे फिजिकल न्यूज़पेपर जो होता है वो पढ़ना ज़रूरी होता है एसएसबी के लिए कि नहीं होता है। कई लोगों का ये भी डाउट रहता है। है। ये कोई कंपलसन नहीं है ओके। फिजिकल न्यूज़पेपर ही पढ़े। मेरे ख्याल से हम यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब अब हम देख सकते हैं करंटली यूट्यूब पे वीडियोस पे मतलब पूरा वो एक न्यूज़ को पूरा 10 मिनट तक पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं यूट्यूब पे टीचर्स भी। तो मेरे ख्याल से वो भी एक सही चीज़ है यूट्यूब पे हम फॉलो कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर के अंदर है किसी किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोरिंग लगता है तो हम्म। वो वीडियोज में क्या रहता है फोटोज वगैरह अलग अलग फोटोज ऐड करके वो पढ़ाते हैं। हम्म। तो वो एक इंटरेस्टिंग भी हो जाता है हमारे लिए कि हम वीडियोस देख के भी पढ़ सकते हैं और आसान लैंग्वेज में भी समझा देते हैं टीचर। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर को फॉलो करें हम यूट्यूब के वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। चलो, तो लेक्चरेट हो गया, अपना जीडी हो गया, जीपी हो गया, पीजीटी और एचजीटी और कमेंटास वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो पीजीटी का बताओ सबसे पहले तो। पीजीटी के अंदर मैं इनिशिएटिव लेता था मतलब हम्म। फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल रहता है उसी से मैं ग्रुप को लीड करने की मतलब सोचता हूँ। जो भी मेरा प्लान आ रहा है तब मैं एग्जीक्यूट कर देता था जब भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो मैं उसके अंदर बाकी जो बंदे कर रहे हैं उनको हेल्प करता था। तो ऐसे नहीं हम्म। कि मतलब बहुत पीछे रह गए और हम्म। कुछ मतलब बस लोड लेके ही खड़े हो। मैं हम्म। क्या करता था जितना कंट्रीब्यूट कर सकूं उतना करने की कोशिश करता था। जब भी मेरे को आइडिया आता था मैं आगे जाके आइडिया इंप्लीमेंट करके मेरे ग्रुप को आगे बढ़ाता था।
और जब मेरे को आइडिया नहीं आ जाए मैं बाकियों को कंट्रीब्यूट करता था, बाकियों को हेल्प करता था वो बल्ली फट्टा लगाने। हम्म। तो पीजीटी तो एचजीटी, एचजीटी का बताओ कुछ। एचजीटी के अंदर तो ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। हम्म। तो वो क्या रहता है कि जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स है उनको एक ग्रुप में कर देते हैं, और हम्म। जो थोड़े लो परफॉर्मेंस है उनको अलग ग्रुप में कर देते हैं। तो हम्म। एचजीटी की बात करें तो हमें जो बढ़िया कैंडिडेट्स है उनके अंदर भी और बढ़िया करना रहता है। तो हम्म। मेरे ख्याल से एचजीटी भी बहुत मैटर करती है। हम्म। एचजीटी जो टास्क है उसके अंदर हम अच्छे कैंडिडेट्स के ग्रुप में से भी एक और अच्छा बंदा रहता है। तो उसके लिए आगे आगे रहना ही मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके अंदर भी आगे रहता था और मेरे ग्रुप को आगे लेके आइडिया इंप्लीमेंट करके आगे लेके आता बाकी बंदे। ओके। एचजीटी का भी हो गया। एफजीटी तो भाई सेम ही है अगर तुम देखो तो, क्योंकि उसमें भी हाँ। सेम टास्क होता है। कमांड टास्क की बात करते हैं। अब कई लोगों का ऐसा होता है, कमांड टास्क में हार्ड टास्क दिया तो भाई रिकमेंड होने के चांसेस हैं, इजी दिया तो भाई चांसेस अपने नहीं है जीटीओ की तरफ से रिकमेंड होने के। तो कमांड टास्क के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, कमांड टास्क के बारे में मतलब एक मिथ है कि हार्ड मिल गया तो वो रिकमेंड होने वाला है, हम्म। और जिसको इजी मिल गया तो वो नहीं होगा, वो तो हम्म। मिथ ही है। हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से तीनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन में। साइक टेस्ट और जीटीओ भी इंपॉर्टेंट है, साइक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब इजी मिल गया तो हम होने नहीं वाले। तो मेरे ख्याल से हो भी सकते हैं यार। बाकी दो टेक्निक भी है, इनके ऊपर भी हमें मतलब फोकस करना चाहिए। और कमांड टास्क की बात करें तो वो मेरे ख्याल से कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो उसके वो अगर हम कमांड टास्क में अच्छा करें तो हमें और अच्छा मार्क्स मिल जाते हैं इसीलिए। तो उसको भी एक इम्पोर्टेंट टास्क मान के ही करना है। ओके, तो कमांड टास्क हो गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ये सब तो कंफर्मेटरी टास्क है। अच्छा, मुझे एक डाउट है कि हाँ। फिजिकल फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है जीटीओ के लिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि कई बार होता है ओवरवेट कैंडिडेट्स भी रिकमेंड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फिट होते हैं बंदे, जीटीओ अच्छा किया फिर भी रिकमेंड नहीं हो पाते, तो इसमें क्या फिजिकल फिटनेस का क्या रोल? आई थिंक फिजिकल फिटनेस जो है वो ट्रेनिंग वगैरह में तो वो देखने वाले हैं। हम्म। जो उनका प्राइमरी एम जो होता है कि बंदे कैसे कर रहे हैं, वो बस क्वालिटीज देखने चाहते हैं कि कैसे कॉपरेट कर रहा है बाकी बंदों के साथ, कैसे आइडियाज लगा रहा है कैंडिडेट, और उसकी प्लानिंग कैसी है। जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। कि कैंडिडेट कैसे प्लान कर रहे हो ऑब्स्टेकल को, और वो 3 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे प्लान बना रहे हो। मेरे ख्याल से वही देखा जाता है। और हम जैसे कि एक ऑब्स्टेकल नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर बार बार ट्राई करना, वो भी मतलब हमारा वो दिखाता है कि ये बंदा ट्राई तो कर रहा है, कि ऐसे नहीं कि उसको छोड़ के आगे गया। तो बस वो क्वालिटीज देखना चाहते हैं हम, तो उसमें फिजिकल फिटनेस इतना भी मैटर नहीं करता। मतलब अगर तुम फिजिकली फिट हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, बट अगर तुम नहीं भी हो तो भी कोई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं होगे, तुम्हें क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ। 15 OLQs तुम्हें दिखनी चाहिए। एग्जैक्टली। हम्म। एग्जैक्टली। तो जीटीओ का तो चलो हो गया यार 2 दिन। अब कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मुझे एनडीए 149, 151 और टीएस 50 तीनों के कॉन्फ्रेंस के बारे में बताओ। तुम्हारा वेटिंग टाइम था कि नहीं, और अगर था भी तो कैसा था सीन अंदर कुछ, वो एसआरटी वगैरह पूछे तुमसे? अभी तक तो 6 अटेम्प्ट है, उनमें किसी भी में एसआईटी वगैरह नहीं पूछा है। हम्म। पहले अटेम्प्ट में मेरे से बस पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस। हम्म। तो मतलब मैं एचडी के अंदर लिखता था, मेरी बैड क्वालिटीज में लिखता था कि आई नीड टू इंक्रीज माई बॉडी स्ट्रेंथ। ओके। तो उन्होंने मेरे कॉन्फ्रेंस में यही पूछा था पहले आइटम में कि व्हाट आर यू डूइंग टू इंक्रीज योर बॉडी स्ट्रेंथ। तो हम्म। बस मैंने आंसर कर दिया कि आई यूज्ड टू डू डेली एक्सरसाइजेस विद माय फ्रेंड्स एंड आल्सो मेडिटेशन। तो मैंने आंसर बता दिया, और वो बोलते कि यू मे लिव नाउ, थैंक यू बोलते। तो पहले अच्छा। कॉन्फ्रेंस में इतना ही था। हम्म। इंडिया 150 के कॉन्फ्रेंस में मेरे से हाँ दो चार क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब यहाँ के कौन सी फैसिलिटीज थी। जैसे बैंगलोर में रहते हैं कि आउट गोइंग की फ्लाइट फैसिलिटी रहती है सिद्दीक के ड्यूरिंग द सिद्दीक। तो हमने बाहर जाके मतलब बैंगलोर में घूमे थे 2 3 स्पॉट, तो उसके बारे में पूछा था कि कहाँ कहाँ गए थे, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, और हम्म। फूड स्टे वगैरह बारे में पूछा था। और ये भी पूछा था कि बाकी आइटम से ये आइटम कैसे डिफरेंट है, इसके लिए हम्म। कैसे प्रिपेयर करें वगैरह इंडिया 150। और टीएस में तो बस यही पूछा था कि सजेशन और। अच्छा, तो टीएस 50 का हो गया। तुम एनडीए 150 में कॉन्फ्रेंस आउट थे ना? हाँ, कॉन्फ्रेंस आउट में। तो एनडीए 150 जब तुम कॉन्फ्रेंस आउट थे, वहां क्या लगा, क्या गलती हो गई मुझसे, क्योंकि तुम प्रीवियसली रिकमेंडेड होके गए थे वहां पे, तो गलती क्या हुई हाँ। थी वहां पे? तो इंडिया 150 में मेरा यही था कि मैं जब मेडिकल आउट हो गया तो मैं बैकअप प्लान पे भी मेरा फोकस था। मेरे जेडब्ल्यू के एग्जाम्स हो गए, महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम्स हो गए, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो हम्म। मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो पीसीएम के सब्जेक्ट थे उसके ऊपर फोकस कर रहा था, डेली बेसिस पे मेरे लेक्चर वगैरह। तो थोड़ा करंट अफेयर वगैरह से थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, तो जीडी के अंदर वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे एक्सप्रेस करने के लिए। जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो करंट अफेयर से आती है। ओके। तो जीडी के अंदर थोड़ा लैग कर गया जीडी और लेक्चर वगैरह में। तो मेरे हम्म। ख्याल से वही मेरा एक लैग वही पॉइंट था, ये नॉलेज के कारण में लैग हो गया था।
ठीक तो है। जे जे डबल ए मैथ्स एग्जाम्स मेरे इंडिया इस इंडिया 151 के अटेम्प्ट से पहले हो गए थे, तो उसके बाद हम्म। मैंने पूरा एक महीना मिल गया था मेरे को प्रिपरेशन के लिए सीखने। तो मैंने हम्म। उसको ओवरकम किया। दो तीन चैनल्स फॉलो किए, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स, टुडे अफेयर्स, तो करंट अफेयर को इंक्रीज किया, करंट अफेयर नॉलेज बढ़ाया मेरा। फिर उसके बेसिस पे डिलीवर कर दिया जो भी कंटेंट है। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मुझे ये बताओ कि पहले एनडीए 149 में तुम मेडिकल आउट थे, राइट? हाँ तो राइट। तो उस टाइम जब तुम मेडिकल आउट हुए तो मेडिकल फिट कैसे हो गए एनडीए 150 में, 151 में, सॉरी? इंडिया 149 में जो मेरे को टीआर मिला था वो ब्लड के अंदर था, और जो टेस्ट होती है वो बस फ्लाइंग के लिए होती है। वो पायलट के लिए टेस्ट होती है। ओके। मैं इंडिया 149 में मेरी सीपीएसएस भी क्लियर थी, जो पायलट की टेस्ट होती है, तो मेरा हम्म। फ्लाइंग का मेडिकल हुआ, और जो ब्लड की टेस्ट होती है जस्ट फ्लाइंग के इसलिए हुई थी। हम्म। फ्लाइंग के मेडिकल्स में होती है। तो मैंने आर्मी के लिए अप्लाई कर दिया 151 में, और हम्म। आर्मी नेवी में वो टेस्टिंग हो जाती है, तो फिट हो गया उसके लिए। अच्छा, मतलब एयरफोर्स और वो अनफिट हो टेस्ट भी बट पिछले आर्मी दो नेवी साल के लिए से। फिट हो। हाँ, एयरफोर्स फिट हो, लेकिन आर्मी नेवी के लिए फिट हो। हम्म। तो मतलब ये बताओ कि सबसे तीनों के बोर्ड बताओ मुझे, जैसे तुमने एनडीए 149 दिया उसमें कौन सा बोर्ड था एसएसबी का, 150 और टीएस 50 में कौन सा बोर्ड था? फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया 149, उसमें मेरा 2FS भी मैसूर था। उसके मैसूर। बाद इंडिया ओके। 150 मैसूर। हम्म। उसके बाद इंडिया 151 के लिए 17 SSB बैंगलोर था, और ओके। TS50 के लिए 18 SSB इलाहाबाद। मतलब 18 एसएसबी इलाहाबाद। तो 2 बार आर्मी के लिए तुम फिट हो चुके हो। और रिजल्ट्स हाँ, क्या कर रहे हैं, लाइक मेरिट? एनडीए 149 के मेरिट में क्या रैंक थी तुम्हारी? इंडिया 149 में मेरी रैंक 443 थी। ओके। और अभी इंडिया 151 और TS50 की मेरिट तो आने बाकी। हाँ, तो इन दोनों का तो बात है। क्या सोचा है, किसमें जाओगे, एनडीए या टीएस ओटीए? अभी तो करंटली सोचा है कि इंडिया जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे को लगता है कि मेरिट इन तो हो जाओगे, एसएसबी तो अच्छी गई होगी तुम्हारी। हम्म। हाँ। अच्छा, अब लास्ट में थोड़ा बात कर लेते हैं जूनियर्स के बारे में, जो जूनियर्स हमारे वीडियोस देख रहे होंगे उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि 3 बार रिकमेंडेड हो तुम। तो भाई बंदे एक बार नहीं हो पाते यार, तुम 3 3 बार होके बैठे हो। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे एसएसबी के बारे में, कैसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे, और वो जो OLQs है 15 OLQs कैसे जनरेट करे उसको? मैं तो यही कहूंगा कि जो एसएसबी है वो एक बार रिजेक्शन दे, दो बार रिजेक्शन दे, लेकिन बार बार ट्राई करना चाहिए, नेवर गिव अप। किसी हम्म। ने मतलब हार नहीं माननी चाहिए। हम बार बार ट्राई कर सकते हैं। बंदे क्या करते हैं, एक बार रिजेक्ट हो गए तो एसएसबी के मतलब पूरा बैकअप प्लान पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और एसएसबी को थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं कि अब नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसे करके। लेकिन हमें बस कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और उसको प्रैक्टिस करके फिर से जाना चाहिए, फिर से अपेयर करना चाहिए। मैं खुद एक बार रिकमेंड होकर 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था लगातार, फिर उसके बाद दो हम्म। रिकमेंडेशन हुई है। तो मेरे ख्याल से गिव अप नहीं करना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रखे हम कोशिश करें बार बार, तो हो जाते हैं। तो स्पेशली रिपीटर्स के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप गिव अप ना करें, बार बार कोशिश करो, कहाँ लैग कर रहे हो उसको फाइंड करो, और उसको ओवरकम करके फिर से जाओ, फिर से डिलीवर करो अपना फोन। चलो यार, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, रोहित भाई। और ऑल द थैंक यू बेस्ट सो मच फ्यूचर के यू लिए। आखिर फॉर इन्वाइटिंग। एनडीए या फिर ओटीए तो या थैंक जाओगे यू। ही जाओगे, इतना तो 100% है। या तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमी में जो भी तुम्हारा लाइफ होगा उसके बारे में। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू भाई।